हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसका नाम है मोल कंसेप्ट भी कहते हैं इसे, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें आप लोग नीट का जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई मेंस जो भी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए के इंटरव्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ सकता है। इसलिए इस लेक्चर को देखना, हर एक लेक्चर आएगा और एकदम ध्यान से आप लोग को इसे देखना है, ठीक है। एकदम जितने भी चीज़ हैं, अगर आज जितनी भी क्लास लोग कर रहे हैं वो क्लास के बाद तुरंत रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर अगला लेक्चर आएगा। तो अगला लेक्चर करने से पहले आप लोग पहले पीछे वाले लेक्चर को देख लेना है अच्छी तरह से, मतलब कंप्लीट रिवीजन कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखना है, ठीक है। और रोज़ ऐसे ही करना है कि नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले पीछे से रिवीजन करना है और तब जाकर के नेक्स्ट लेक्चर देखना है। इस तरह से आपको क्या होगा, बहुत दिमाग में ग्रास्प कर जाएगा पूरी तरह से और फिर क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी लगने लगेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम इसका दूसरा लेक्चर बनाएं तो वो आपके पास तुरंत पहुँचे। तो इसे लाइक एंड शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि बहुत से बच्चे का हेल्प हो सके, ठीक है। और इसमें जो चीज़ का आप लोग को और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा। और अगर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, आज हम वह स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मूल कंसेप्ट में हम अब यहाँ से मैटर, कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले देखते हैं, ठीक है। तो मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ है, अगर वो उसका स्पेस जगह लेती है और उसके पास मास भी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। जैसे तुम ही हो, फिर हम हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चेयर टेबल, जितनी भी चीज़ें हैं ना दुनिया में, ज़्यादातर चीज़ को तुम देखोगे कि वो जगह छेकता है, ठीक है, और उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसे हम लोग मैटर कहेंगे। और मैटर किसको नहीं कहेंगे, जैसे देख लो, यहाँ तक कि एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर को जब हम लोग सिलेंडर में रखते हैं, एयर रहता है ना गैस सिलेंडर के अंदर, तो उसका भी तो मास होता है और साथ ही साथ वो उतना एरिया भी ले रहा है, तो उससे भी हम कहते हैं मैटर। लेकिन अगर हम बात करें फीलिंग का, ऑनेस्टी का, तो ये सब मैटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ना ही इस ऑक्यूपाई कर रहा स्पेस, ना ही इसका कोई मास है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बॉस आइंस्टीन, कंडेंसेट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। यहाँ आप लोग को फिगर दिख रहा होगा नीचे, जिसमें एग्जाम्पल में सॉलिड लिखे हैं। ये देखो, ये है ब्रिक, ईंट होता है जिससे घर बनते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, इसे प्लेट में रखा है, तो प्लेट में जब रखा है, क्या ये प्लेट के शेप का नहीं ना बना, प्लेट गोल है तो क्या ये गोल बन गया, नहीं। ये रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल शेप का ही ब्रिक है, प्लेट के शेप का नहीं बना। और जितना इसका वॉल्यूम है ना, अगर हम किसी और बाल्टी में रखते हैं तो इसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ना ही शेप चेंज होगा, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। अब हम लिक्विड देखते हैं, दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, इस लिक्विड वाटर है, इसमें क्या किए, हम इसे बॉटल में रखे हैं। बॉटल में देखो, ये बॉटल के शेप का है, लेकिन जब इसे हम निकाल करके बाल्टी में रखे तो ये देखो बाल्टी के शेप का बन गया। और हाँ, एक बार और बात कि लिक्विड जो होता है वॉल्यूम उसका फिक्स होता है। अगर एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी को अगर हम
1 लीटर बॉटल में रखते हैं तो क्या वो 1 लीटर बॉटल में फुल भर जाएगा कि वो जितना 1 गिलास पानी में अटता है उतना ही पानी जा कर के बॉटल के अंदर इंटर करेगा और पूरा भर नहीं जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि जितना ग्लास में पानी था अगर हम किसी और बर्तन में भी उस पानी को रखते हैं तो जितना ग्लास में वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम वो जा कर के उसमें भी रखेंगे तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बस शेप चेंज होता रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ में भी रख रहे थे वो किस चीज़ का शेप बन जा रहा है, बाल्टी में रखो तो बाल्टी का शेप बन जाता है, जग में रखो तो जग का शेप बन जाता है, बॉटल में रखो तो बॉटल का शेप बन जाता है, ग्लास में ग्लास का शेप बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गैस। गैस नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। गैस का ना ही तो कोई शेप होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर गैस को सिलेंडर में जो होता है उसके अंदर गैस होता है तो उसको जितना ज़्यादा, अगर छोटे से बर्तन किसी वैक्यूम कंटेनर में रखे हुए हैं, थर्मस फ्लास्क के अंदर मान लो गैस रखे हैं, अगर उसे हम उसी गैस को सिलेंडर में रखते हैं तो उसको जितना ज़्यादा जगह मिलेगा वो उतना ज़्यादा फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा उसका वॉल्यूम। ठीक है, जितना ज़्यादा उसे हम जगह देंगे उतना ज़्यादा वो जगह लेगा और उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। ये नहीं है कि अगर हम उसको 5 लीटर के कंटेनर में 5 लीटर गैस रखे हुए हैं, अगर हम उसे 10 लीटर 10 लीटर कंटेनर में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, 5 लीटर वाले गैस को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 10 लीटर वाले बर्तन में, तो क्या होगा, वो 10 लीटर वाले बर्तन में जा कर के उसको और ज़्यादा जगह मिल जाएगा तो और वो दूर दूर डिस्टेंस पे फैल जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया और उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। जिस तरह का बर्तन होगा वो उस तरह के बर्तन का शेप बना लेगा। तो इसीलिए कहा जाता है गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाटर लिए हैं। ठीक है, वाटर का ये सॉलिड फॉर्म में एस सिंबल लिखे हुए हैं कि किस फॉर्म में लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। जैसे एस लिखा है तो वो सॉलिड कहलाएगा, अगर एल लिखा है तो लिक्विड, अगर ई क्यू लिखा है तो उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन, जी लिखा हुआ है तो गैस हो गया। और देखो इस फॉर्म में अगर लिखा है तो इसको इंक्रीज़ कहते हैं, नीचे की तरफ एरो होता है तो डिक्रीज़, और शॉर्ट फॉर्म में टीएमपी लिख देते हैं तो टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि वाटर में हम लोग सॉलिड के फॉर्म में है वाटर अभी, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये क्या बन गया, वाटर लिक्विड के फॉर्म में बन गया। ओके, और फिर वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, ये गैस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो गैस को अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। जैसे आइस को हम लोग देखते हैं, आइस फ्रीज से निकाले तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने लगा, फ्रीज में टेम्परेचर कम था, और टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होने लगा तो वो पानी बन गया। और भी ज़्यादा टेम्परेचर देने से क्या होगा, वो वाटर से गैस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा स्टेट, इट एग्जिस्ट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड गैसेज आयोनाइज इन इट। प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ये एग्जिस्ट करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए, उसी में वो एग्जिस्ट कर सकता है, एंड गैसेज इसमें जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है। जैसे देखो क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है, क्लोरीन आयोनाइज हो गया क्योंकि इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो गया, तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि क्लोरीन गैस इज़ आयोनाइज्ड। अब देखो नीचे में दिख रहा होगा सॉलिड जो है, मेल्टिंग से क्या बना, लिक्विड, फिर लिक्विड में वेपोराइज करते हैं तो गैस बनता है, फिर गैस को और भी ज़्यादा टेम्परेचर देने से क्या होता है, एकदम हाई टेम्परेचर पे ये जा कर के आयोनाइज हो जाता है, तो आयोनाइज होता है तो उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और जब प्लाज्मा का डी आयोनाइजेशन करते हैं तो वो गैस बनता है, फिर गैस को कंडेंस करते हैं तो लिक्विड। अगर हमें देखना है कि कंडेंसेशन कैसे होता है, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में जब गैस रिलीज़ होता रहता है उसके ऊपर स्पून रख दो तो क्या होगा, वो गैस में जैसे स्पून रखोगे
तो जब स्पून हटाओगे देखोगे क्या होगा, वो गैस के रूप में निकल रहा था लेकिन पानी का बूंद बन गया, ठीक है, तो कंडेंस हो गया वो। और फिर जब लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या बनता है, सॉलिड बन जाता है। और सब्लिमेशन किसे कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। जैसे देख लो कैम्फर, नेप्थलीन, इन सब को जब हम खुले आसमान में छोड़ देते हैं, धूप में छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ देर के बाद देखना कि पूरा का पूरा वो उड़ गया, एक भी कैम्फर नहीं बचेगा। सॉलिड के रूप से वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम लोग BEC के शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। दिस स्टेट एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। हम लोगों ने क्या देखा, प्लाज्मा जो था वो सबसे हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे आयोनाइज होता था। और BEC बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए क्या है, वो एग्जिस्ट करेगा कब, एकदम लो टेम्परेचर, बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बिल्कुल दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अब हम लोग देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें आता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस जो होता है ना वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और इसमें कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस। ये प्योर सब्सटेंसेस जो होता है वो एकदम यूनिफॉर्म, अगर हम उसे देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा उसमें पार्टिकल्स दिखेगा, बिल्कुल अलग नहीं दिखेगा। जैसे शुगर देख लो, शुगर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जैसी बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है। जैगरी, जैगरी क्या है, गुड़ जिसको कहते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं है। मिट्टी, मिट्टी को जब देखोगे वो इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ दिखेंगे, ये ढेला वगैरह, ये सब दिखेगा तो वो इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर का मतलब पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा और जिसको हम लोग फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए नहीं निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं सभी चीज़ को, उसको हमें केमिकल प्रोसेस के ज़रिए ही अलग कर पाएंगे। अब देखते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या होता है कि ईच एलिमेंट हैज़ वन टाइप ऑफ एटम्स इन इट। एग्जाम्पल हीलियम, कॉपर, Ag, Au, etc। देखो Ag को हम लोग सिल्वर कहते हैं, Au को गोल्ड कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही टाइप्स के एटम इसमें कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एलिमेंट, यहाँ पर हमें बताना है कि हम एलिमेंट का नाम यहाँ पे देंगे और ये बताना है कि कौन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है और कौन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो बताओ हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। ये इन्वायरमेंट में, नेचर में किस रूप में पाया जाता है, तो इंडिपेंडेंटली हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 2 एटम नेचर में इसका पाया जाता है और तब जाकर के एक मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन गैस का। तो इसी वजह से यहाँ पे टिक किधर लगाएंगे, डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसके बाद देखो हीलियम, हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, तो ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस का जो स्टेट देखोगे वो एग्जिस्ट करता है नेचर में P4 के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये P4 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सल्फ़र देख लो, सल्फ़र एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 8 एटम इसका होता है नेचर में, तब जाकर एग्जिस्ट करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फिर देखो क्लोरीन, क्लोरीन 2 एटम इसका एग्जिस्ट करता है। और फिर नेओन, नेओन देख लो, ये इनर्ट गैस है, तो ये फिर क्या करेगा, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये इनर्ट गैस है। जितने भी इनर्ट गैस होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही होता है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड्स, हियर डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एटम्स कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर फिक्स्ड रेशियो में वो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे H2O है,
NaCl, कैल्शियम सल्फेट, NaNO3, इन सब का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, वाटर कहीं का भी हो, उसका रेशियो क्या होगा, वो फिक्स ही होगा, ठीक है। 1:2 के फॉर्म ही में रहेगा हमेशा, तो उसी को हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। एटम्स किसको कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम कहते हैं जो एलिमेंट का भी छोटा सा पार्टिकल होता है, एलिमेंट के भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एटम। जिसको हम लोग अभी ने पहले ही थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, जिसमें देखे थे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किसका है किसका नहीं है, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे भी बता रहे हैं कि एटम किसको कहते हैं, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स कहते हैं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स भी स्मॉलेस्ट ही पार्टिकल्स होते हैं। इसका जो है ना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही होगा मॉलिक्यूल्स का। लेकिन एटम में हम लोग क्या देखे थे कि उसका मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, लेकिन मॉलिक्यूल में क्या है? मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे एलिमेंट एटम मॉलिक्यूल दिए हुए, जैसे हाइड्रोजन दिया है, एटम उसका H हो जाएगा, और मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है H2 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है। और एटम की बात करें तो 2 एटम है। उसी तरह से क्लोरीन देख लो, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और एटम 2 है। हीलियम दिया हुआ है, हीलियम का 1 मॉलिक्यूल है, एटम आप लोग को बताना है। तो उसी तरह से मैंने ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन लिखा है। और ये सब जितने भी एटम्स पूछे गए हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब का बताना होगा कि कितने कितने एटम हैं, जो कि मैसेज करके मेरे को बता देने का। ओके, देखो इसी तरह से अब वहाँ पे एटम मॉलिक्यूल वगैरह था। यहाँ पर कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूल CO2, ठीक है। एटम की बात करें तो इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 1 है, और ऑक्सीजन का एटम कितना है? 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे मॉलिक्यूल में? कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में 3 होगा। उसी तरह से अमोनिया NH3, इसमें बताना है कि नाइट्रोजन एटम कितने हैं और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल का बताना है। फिर ग्लूकोज दिया हुआ है, इसमें भी C6H12 वो 6 है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, इन सब के कितने हैं जो पहले दिए हैं वो भी होमवर्क बताना है, उसे भी मैसेज करके बताना है कि कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि कहाँ पे आप लोग का सही है या गलत है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो उसे क्या करो कि एक डाउट कॉपी बना लो, ठीक है। डाउट कॉपी बनाने के बाद उसमें लिखो कि मेरा ये डाउट आज का है, और डेट लिखो, आज मेरा केमिस्ट्री में ये डाउट है, इसे मुझे करना है, ठीक है। और फिर मुझे मैसेज करो।